अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रेनेसां पीरियड। पार्ट 1 में हमने एंग्लो सेक्सन्स के बारे में बात की, पार्ट 2 में हमने एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में बात की और अब हम बात करेंगे रेनेसां पीरियड के बारे में। रेनेसां पीरियड को एलिज़ाबेथन पीरियड भी कहा जाता है और एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द रेनेसां पीरियड। The English Renaissance was a cultural and artistic movement that spanned from the late 15th to the early 17th century. This period is from 1500 to 1600. रेनेसां बेसिकली जो शुरू हुआ वो इटली से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये यूरोप में गया, देन इंग्लैंड में, लेकिन जो इसकी रेनेसां की बेस थी वो इटली से स्टार्ट हुई। इस पीरियड में बहुत सारी एडवांसमेंट्स देखी गई, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, फिलॉसफी में, ईच एंड एवरीथिंग को जो है इस पीरियड में इन तमाम चीज़ों को बदल दिया गया। अब हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स, की फैक्ट्स को पढ़ते हैं इसके इंट्रो में। ये एक ब्रिज थी एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के दरमियान। किस तरह ब्रिज थी? ये डार्क एजिस के बाद आई थी। अब डार्क एजिस क्या थी? इससे पहले, रेनेसां से पहले जो एजिस थी उनमें वॉर थी, इग्नोरेंस थी, लिटरेचर में कोई ग्रोथ नहीं थी, ब्लैक डेथ बहुत ज़्यादा थी, कल्चर में कोई ग्रोथ नहीं थी। हर चीज़ का जो कंट्रोल था वो चर्च के कंट्रोल में था, चर्च के अंडर था, पॉप के अंडर था, नोबिलिटी के अंडर था, लिमिटेड नॉलेज था हर किसी के पास और जो कि अथॉरिटी बेस्ड था। ठीक है, कोई भी जो है इससे पहले दौर में सवाल नहीं कर सकता था पॉप पे, चर्च पे, प्राइस्ट पे, और किसी के पास भी ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। बाइबल को और एरिस्टोटल को ही सिर्फ सही माना जाता था इससे पहले, और एक्सपेरिमेंटेशंस को बहुत ज़्यादा जो है डिस्करेज किया जाता था। क्यों डिस्करेज किया जाता था? क्योंकि वो कहते थे कि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो काज क्या करेगा? एरर। और जो एरर है, एरर क्या कॉज करेगा? सिंस। और जो सिन है वो आपकी हेयर आफ्टर लाइफ, जो आपकी बाद की ज़िंदगी है, उसको तबाह कर देगा। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं थे, मतलब इसीलिए उनके दरमियान कोई रेवोल्यूशन नहीं थी, कोई तरक्की नहीं थी करते वो। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रेनेसां। रेनेसां है क्या? रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, रिवाइवल, और ये इसका फ्रेंच मीनिंग है। अब जो इसके बारे में है ना, रेनेसां के जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्यों इसको जो है रीबर्थ और रिवाइवल कहा जाता है। रीबर्थ, रिवाइवल मीन दोबारा पैदा करना, किसी चीज़ को लेकर आना दोबारा से, कोई ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटेंट हो चुकी थी, उसको दोबारा से रीबर्थ करना, रिवाइव करना। ठीक है, इसके अंदर क्रिएटिव प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी और इस एज के जो मेन थे वो डेंटे एंड पेट्रार्क थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल जो प्ले किया और इन्होंने जो एक थ्योरी लेकर आए थे उसका नाम था ह्यूमनिज्म, और पेट्रार्क को फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है। और पेट्रार्क ने ही जो है इससे पहले वाली एज को डार्क एज का नाम दिया था। रेनेसां के जिसका मैंने आपको बताया कि रेनेसां जो है इमर्ज हुआ था इटली में और इसके बाद जो है वो ऑल ओवर द यूरोप में वो फैल गया था। अब हम की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? ह्यूमनिज्म वॉज अ सेंट्रल थीम एम्फसाइजिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड अचीवमेंट्स। ह्यूमनिज्म को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द यूज ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेज इन लिटरेचर बिकम मोर प्रोमिनेंट, मेकिंग वर्क एक्सेसिबल टू ब्रॉडर ऑडियंसेस। के लैंग्वेज को इजी कर दिया गया, लैंग्वेज को इस तरह का कर दिया गया, वोकैबुलरी को, कि हर कोई उसे पढ़ सकता था, हर कोई उससे एक्सेस कर सकता था, लैंग्वेज ऐसी कर दी गई। और इसके बाद है इंडिविजुअलिज्म, उसके अंदर लाई गई। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि आदमी को हक दिया गया कि वो क्वेश्चन कर सके,
वो अपने सवालों का जवाब जो है वो ले सके बाकियों से। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, मिडिल क्लास ने राइज किया था, ग्रेट अचीवमेंट्स आई थी आर्ट्स में। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फ्लरिश थ्रू इनोवेशन इन पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड थिएटर। ह्यूमनिज्म, उस दौर में कहा जाता था कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग नॉट गॉड, कि किसी भी काम, हर काम के लिए जो है ना मैन खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि गॉड। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ह्यूमनिज्म में हुआ क्या था? ह्यूमनिज्म वॉज करेक्टराइज बाय आर रीन्यूड इंटरेस्ट इन द लिटरेचर, फिलोसफी, एंशियंट ग्रीस एंड रोम। आर्ट का ह्यूमनिस्ट आउट टू रिकवर, स्टडी एंड ट्रांसमिट क्लासिकल टेक्स्ट। इसके अंदर क्लासिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा आ गई, लोगों ने दोबारा से पोइट्री करना शुरू कर दी। इससे पहले डार्क एजिस में हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ तबाही थी, कोई किसी की चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ये राइटिंग्स हर चीज़ ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन इसके अंदर रिवाइवल हुआ क्लासिकल लर्निंग का, फोकस किया गया ह्यूमन पोटेंशियल और इंडिविजुअल अचीवमेंट पे। इन्होंने इंडिविजुअल अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया, ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि किस तरह से जो है कोई भी ह्यूमन है वो किस तरह से अचीव कर सकता है अपने अंदर, जो उसके एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से उनको पॉलिश कर सकता है, किस तरह से उन्हें बाहर निकाल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एम्फोसिस ऑन सेक्युलरिज्म। While not necessarily rejecting religion, Renaissance humanism placed greater emphasis on secular objects. मतलब जो वहाँ पे किया जाता था ना कि सिर्फ बाइबल को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी और एरिस्टोटल को ही सही समझा जाता था, प्राइस वगैरह पर कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने इसके ऊपर भी एम्फोसिस किया और जो है ना ह्यूमन एबिलिटीज़, उसके हिस्ट्री, पोइट्री, ईच फिलॉसफी, हर चीज़ को देखकर फिर उन्होंने जो है ना किसी भी बात को आगे डिलीवर करना शुरू किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म। ह्यूमनिस्ट एडवोकेट फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म, promoting a curriculum based on classical text and the liberal arts. They believe education could cultivate virtuous and capable citizens. उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जब एक माशरा या कोई भी जगह जब सिविलाइज्ड होगी तो वहाँ के लोग ख़ुद ही जो है वो तरक्की करेंगे। ठीक है, ये उनका सक्सेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, ये उनका एक स्टेप था। इसके बाद इसके अंदर प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आई। प्रिंटिंग प्रेस जो है 1476 में विलियम कैक्सटन जो है वो लेकर आया था और मिड 15th सेंचुरी में है ये लाई गई, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा, ये इनकी बहुत बड़ी एक इन्वेंशन थी। और ये जो है द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जोनासन गुटेनबर्ग इन द मिड 15th सेंचुरी। दूसरा इसका नाम आ जाता है इसके अंदर। इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि ह्यूमनिस्ट लिटरेचर और आइडियाज़ को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। जब प्रेस आ गई तो इन चीज़ों को स्प्रेड करना, लोगों को मोटिवेट करना और सिविलाइज करना बहुत आसान हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। द इंग्लिश रेनेसां कोइंसाइडेड with the Tudor period, particularly under the reign of Henry VIII and Elizabeth I. की इवेंट्स जो थे इसके अंदर रिफॉर्मेशन था, इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ चर्च था इंग्लैंड में और कल्चरल लैंडस्केप्स, ये इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। द पीरियड जो था, द पीरियड वाज करेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लोरेशन, पॉलिटिकल इंट्रीग एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर क्या था? इसके अंदर बहुत इसने जो है बड़े ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स को जो है प्रोड्यूस किया, जिनके अंदर हमारा मोस्ट फेमस नेम आ जाता है विलियम शेक्सपियर। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉन डन, जिन्होंने पोइट्री, प्लेज, प्रोज, इन सारी चीज़ों को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में जो है ना पेश किया। ह्यूमन, वहाँ के जो रहने वाले थे, लोग थे, उनके आगे लव, पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर को उन्होंने इस तरह से ड्रामास की शक्ल में, प्लेज की, पोइट्री की शक्ल में पेश किया कि सब लोग इसको अंडरस्टैंड करने लगे। और द सोनेट्स फॉर्म गेन पॉपुलैरिटी विद नोटेबल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पोइट लाइक सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर। ये दो थे जिन्होंने सोनेट्स को जो है, जिनकी वजह से पॉपुलैरिटी मिली थी। और अगर हम बात करेंगे लिटरेरी फिगर्स की तो उनके अंदर विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉन डन आएंगे।
उसके बाद है theoretical innovations. The English Renaissance saw the rise of professional theater companies and the construction of iconic playhouses such as the Globe. क्यों आया था ये theoretical innovation? क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो था वो ह्यूमन इमोशंस और सोशल कमेंट्री को जो है अपने ड्रामास के थ्रू जो है लोगों को दिखा रहा था, समझा रहा था। तो उनको जो है प्ले किया जाता था, उनको दिखाया जाता था इन थिएटर्स में। द यूज़ ऑफ इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स का यूज़ किया जाता था, स्टेज इफ़ेक्ट्स का, और इस तरह से कि लोगों को ऑडियंस अट्रैक्ट होनी चाहिए उस चीज़ से, ये इस दौर में किया जाता था। उसके बाद है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। The Renaissance was characterized by the blend of Gothic and classical style in architecture. Artists like Hans Holbein and Nicolas Hilliard contributed to portrait painting reflecting individualism and social status. The use of perspective and human anatomy become more refined, showcasing advancements in artistic techniques. बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई थी और जो मोस्टली बिल्डिंग्स थी वो एक गॉथिक और क्लासिकल स्टाइल में बनाई जाने लगी थी रेनेसां में। म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है फ्लरिश किया लिटरेचर के साथ। जब वो विलियम शेक्सपियर जो है वो अपने या थॉमस टेलिस ये जब अपने वो देते थे, अब ड्रामास प्ले किए जा रहे होते थे तो उसके अंदर इनके जो है म्यूज़िक को भी कंपोज किया जाता था। और कंपोज़र से उस दौर में थॉमस टेलिस और विलियम बेरेट, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो बहुत प्रोमिनेंट हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया और बहुत पॉपुलैरिटी उन्हें मिली उस दौर में। न्यू म्यूज़िकल फॉर्म्स लाई गई, एंथम्स नए नए बनाए गए और हार्मनी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, जिसके ज़रिए बहुत इमोशनल एक्सप्रेशंस को शो किया जाता था। साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत ही, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंटिंग प्रेस को लाया गया और ये सारी चीज़ें, जिसके अंदर अब ये हम पढ़ के देख लेते हैं। द इंग्लिश रेनेसां कोइंसाइडेड with the scientific revolution leading to significant discoveries in various fields. Figures like Sir Francis Bacon and Sir Isaac Newton emphasized empirical evidence and the scientific method. This era laid the groundwork for modern science, transforming how human understood the natural world. बहुत सारी scientific advancements लाई गई, जिनके अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है और म्यूज़िकल में भी आ जाता है और थिएटर्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी आ गई। ये सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स थी उस दौर की। लेजेसी ऑफ इंग्लिश रेनेसां, ये दौर कब तक जो है इसका इम्पैक्ट रहा था? इंग्लिश रेनेसां लेफ्ट एन इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इन्फ्लुएंसिंग सब्सिक्वेंट जनरेशन। बहुत देर तक जो है इसका लिटरेचर, आर्ट, कल्चर जो है उसने इम्पैक्ट किया इंग्लिश लिटरेचर को, और इसकी क्रिएटिविटी, इंक्वायरी, इसने बहुत इंस्पायर किया आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स को। इस पीरियड ने फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की और लिटरेरी कैनन्स की। अब हम इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। द इंग्लिश रेनेसां वाज अ पाइवोटल मूवमेंट इन हिस्ट्री दैट ब्रिज द मिडीवियल एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसने मिडीवियल और मॉडर्न वर्ल्ड को जो है वो ब्रिज किया था, उसने उसकी जगह बनाई कि इसके बाद डार्क एजेस का ख़त्म होने के बाद इसने इतनी सारी चेंजेस लाई कि उसके बाद बहुत जल्दी जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होकर जो है बन गई। इट्स कल्चरल अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी। ह्यूमन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इसके अंदर किया गया, क्योंकि पहले चर्च को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन बाद में ह्यूमंस ने जो है ख़ुद से अपने इंडिविजुअली काम करने शुरू कर दिए। उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जाती थी, उन्हें सराहा जाता था। तो ह्यूमंस ने बहुत नॉलेज भी हासिल किया जिसकी वजह से, क्योंकि जब वो किसी चीज़ के ऊपर इंटेलेक्चुअली सोचते थे और उसके ऊपर भी क्वेश्चन करते थे तो इससे क्या होता था, ह्यूमंस को एक्सपीरियंस मिलता था, वो उनका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि उन्हें ये राइट दे दिया गया था कि वो कैथोलिक्स के अलावा जो है अब अपनी भी राय दे सकते हैं। Understanding this period enhances our appreciation of the rich tapestry of English heritage. ये जो पीरियड है ना, ये रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंग्लिश हेरिटेज के बारे में भी डिस्कस करता है। इस वजह से इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता था, क्योंकि जो चेंजेस, जो रेवोल्यूशंस इस पीरियड में आई हैं वो किसी भी पीरियड में नहीं आई थी। जो तेज़ी से चेंज जो इस पीरियड में लाया गया था। तो ये था हमारा रेनेसां पीरियड।
सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और थैंक यू सो मच।